हाँ। आज का विषय कल के ही विषय को कंटिन्यू करता है। हम लोग कल योगा इन एजुकेशन पढ़ रहे थे और ये जानने की कोशिश थी कि एजुकेशन में योगा किस किस तरीके से हेल्पफुल है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं योग की जो हमें अन्यत्र व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। योगा और एजुकेशन इन दोनों को जब हम एक रूप में मिला देते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीजें नई निकल के आती हैं। तो कल मैंने आपको योगा इन एजुकेशन से संबंधित जिसमें साइलेंट व्यवस्था योगा का, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं योगा एजुकेशन के, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, कैसे उसके कोर कॉम्पिटेंसेस को कैसे प्राप्त कर सकते हो आप, और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, इत्यादि विषयों पे कल व्यापक रूप से चर्चा हुई है। आज का विषय हमारा रहेगा कि ये मूल्य आधारित शिक्षा जो होती है, इसमें इसमें योग और योग का स्वरूप क्या है। तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए मूल्य आधारित शिक्षा, और उसकी भूमिका क्या होती है, किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाता है शिक्षण में। तो योग शिक्षा जब भी आती है आपकी हेडिंग होगी वैल्यू एडिशन, है ना। वैल्यू एडिशन इन योगा एजुकेशन, योग शिक्षण में वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, इस विषय पे हमारी चर्चा आज की जारी होने वाली है। आज हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि आखिर ये मूल्य आधारित शिक्षा क्या चीज होती है, कैसे ये काम करती है और क्या स्वरूप होता है इसका। तो सबसे पहली चीज होती है इसके बेसिकली 8-9 मेजर फैक्टर्स मैं चाहता हूँ आप लिखें और इन फैक्टर्स को समझें कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो योग हो या अन्यत्र कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, दर्शन का एजुकेशन सिस्टम हो, वेद का एजुकेशन सिस्टम हो या साइंस का ही एजुकेशन सिस्टम क्यों ना हो, उसे क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। होता क्या है वो बहुत अलग चीज है। आजकल तो योग में भी ऐसी चीजें उपस्थित हैं। आप चाहो तो एमए की डिग्री बड़े आसानी से घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो, आप चाहो तो बड़े आसानी से किसी परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। आपको बहुत ज्यादा उसमें सरदर्द करने की आवश्यकता नहीं है, सरदर्द लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पैसा दो, अच्छे से डिग्रियां मिल जाती हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एक बार परीक्षा करा के भी डिग्री आपको उपलब्ध करा देते हैं। जिस वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू आज भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अच्छा, एक चीज आती है, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ कि जिंदगी क्या है, चॉइस के विषय में बात की जाती है। लाइफ इज अ चॉइस। क्यों? क्योंकि जिंदगी जो है वो बी और डी के बीच में है, बर्थ और डेथ। हमेशा हमारे गुरुजी इस बात को कहते हैं कि जिंदगी बी और डी के बीच में है। बी का मतलब बर्थ, डी का मतलब डेथ। सी क्या है? फिर बी और बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में, बी और डी के बीच में क्या है? सी, चॉइस। चॉइस जो होता है, चॉइस बहुत आवश्यक पैटर्न माना जाता है। अब किस तरीके की चॉइस की बात की जाती है, तो चॉइस का एक सबसे अच्छा पैटर्न है, कैरेक्टर इज ऑल्सो चॉइस। किस प्रकार का चरित्र आप चुनते हैं, ये आपके ऊपर है। और योगा एजुकेशन सिस्टम चरित्र निर्माण पे बहुत वृहद रूप से बात करता है। योग हमेशा से ही शुरू ही होता है यम और नियम से, जहां चारित्रिक निर्माण की बात की जाती है, कैसे चरित्र का निर्माण हो सके, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सके। हर व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर है, आप इस बात को बाखूबी जानते हैं। हर व्यक्ति अपने चरित्र के तहत किसी रूप में आनंदित होता है या किसी रूप में परेशान होता है। हमारा कार्य क्या होता है कि जो बर्थ है और जो डेथ है, इसके बीच में जो चॉइसेस हैं, इस चॉइस में हम कैरेक्टर को कैसे अपने अंदर समायोजित करा पाते हैं। हर व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, आप ये समझो। जैसे फेमिनिस्ट व्यू है, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, अब उसमें बहुत तरीके का स्वरूप आता है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या अन्य अन्य माध्यमों में किस तरीके से महिला उत्थान के संदर्भ में बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी समाज में परोस दी जाती हैं। और वहां पे वो उसका क्या कारक है, क्योंकि महिला उत्थान के आड़ में आपकी सांस्कृतिक विरासत को कैसे धूमिल किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। और इसी जरूरीपन को समझते हुए लोग एक व्यू, एक आइडियोलॉजी जनरेट करते हैं और उसी आइडियोलॉजी में जन सामान्य बह निकलता है। आप किस स्वरूप के व्यक्ति हैं, आपका चरित्र कैसा है, ये आपको समझना होगा। और आपके चरित्र निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी शिक्षा पद्धति। जिस भी शिक्षा पद्धति से आप आते हैं, यदि आपकी शिक्षा पद्धति बहुत उचित है तो आप अपने आप को बहुत समायोजित कर पाएंगे। ये चरित्र निर्माण का है। चरित्र निर्माण में हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये चार गुण तो होने ही चाहिए। ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी। अच्छा, एक मैं बात आपसे पूछूं कि आपका चरित्र कैसा है, तो प्रथम दृष्टया आपके मन में क्या बात आती है, क्या सोचते हैं आप जब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आपका चरित्र कैसा है, किस चरित्र के व्यक्ति हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप ये बोलोगे कि मेरा चरित्र बहुत उत्तम है, बहुत शानदार व्यक्तित्व हूं मैं, बहुत अच्छा चरित्र है मेरा। लेकिन आपके मन में इसमें लॉयल्टी शब्द आज की जुड़ जाता है। यदि कोई वैवाहिक स्त्री है, विवाहित स्त्री है, तो उसका चरित्र सीधे सीधे उत्तरदायी उसके पति के प्रति हो जाता है। समाज के प्रति वो अपने चरित्र का कोई व्याख्यान नहीं सोचती है, ना ही देती है।
आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब मैं पूछूं कि वो व्यक्ति चरित्रहीन है, चरित्रहीन का ये मतलब हो गया, उसके मन में क्या बात आती है कि चरित्रहीन का मतलब ये है कि वो लॉयल व्यक्ति नहीं है, उसके कई सारे इंटरकनेक्शन है, कई सारे पुरुष या महिलाओं से उसका संबंध है, इसलिए वो चरित्रविहीन है। सिर्फ चरित्र, आज के समय में चरित्र कितना सीमित हुआ पड़ा है, जबकि चरित्र इसके इतर बहुत विशाल स्वरूप में एग्जिस्ट करता है। तो आपको आपकी विशालता समझनी होगी, और योग चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समाज में कई तरीके का चरित्र एग्जिस्ट करता है, जिसमें झूठ बोलना है ना, जिसमें जैसे यम नियम जो पूरा है, वो चरित्र निर्माण के विषय में ही योग में बात करता है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा क्या किस तरीके की वैल्यू एडिशन में कार्य करता है योग, वो है समग्र चिकित्सा, समग्र विकास में। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए, समग्र विकास। समग्र विकास क्या है? कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी कंप्लीट डेवलपमेंट बोला जा सकता है ना। अब किस तरीके का ये डेवलपमेंट होता है? तो बौद्धिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, मेंटल एबिलिटीज। अब जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 12 बजे कक्षा होगी, तो उसमें कई सारे मैसेज आए कि 12 बजे दिन में होगी कि 12 बजे रात में होगी, आपके 12 बजे के समय के अनुसार होगी कि हमारे 12 बजे के समय के अनुसार होगी, है ना। मतलब एक 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 कॉमन सेंस वाली जो बातें हैं। अब किसी को कमेंट करना है सोशल मीडिया पे, तो वो उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहा है। हर व्यक्ति अपने नाम के आगे योगी फलाने लिख देता है कि मेरा नाम योगी या योगिनी ये। इंस्टाग्राम पे सबके चैनल्स का नाम है योगी ये योगिनी ये। तो कहने का मतलब ये है कि बौद्धिक विकास कमजोर रह गया। योग पहले क्या था, सिर्फ कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तियों के कंट्रोल में ही था, हर व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं था। कालांतर में इसे जाति परंपरा से जोड़ा गया, लेकिन धीरे 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 हमारा समाज उत्कृष्ट होता गया, लोगों में शिक्षा आती गई, जागृति आती गई, और ये सर्व सबके लिए उपस्थित हुआ। परंतु कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बौद्धिक विकास व्यक्ति अपना जानबूझ के नहीं कर पाता है, जिस स्वरूप में होता है। आप लोग तो चलो शहरी योग अध्यापक हो, आप दूर के ग्रामीण अंचल में जाके वहां के योग टीचरों को देखो, तो उनकी एक सीमाएं हैं, वो अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाते। बौद्धिक विकास उनका उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। 4 दिन के योगा कैंप में योग करने के बाद भी लोग योगा सिखाने चले जाते हैं। आजकल क्या होता है, इंदौर अभी मैं गया था तो मैं देख रहा था, वहां के योग अध्यापक इस बात से बहुत प्रताड़ित है, बहुत परेशान है कि वहां फ्री योगा चल रहा है। अधिकतर योगाचार्य गली गली में, गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में जाके फ्री योगा कैंप शुरू करा देते हैं कि चलो आ जाओ आप हमारे कैंप में और योगा करो। लोगों को जितना समझ में आता है करते हैं, जितना नहीं समझ में आता नहीं करते। इससे क्या धूमिल हो रहा है? इससे आपका योग धूमिल होता है, और फिर परेशान कौन होता है? पूरा का पूरा क्षेत्र परेशान होता है। बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है, समग्र विकास कराता है योग। जब आप स्वयं अभ्यास में लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप शांत होते चलते चले जा रहे हैं, आपके अंदर एक शांति, एक विनम्रता आती चलती चली जा रही है। आप अविनम्र नहीं हो रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके अंदर अविनम्रता आ रही है, आप धीरे 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 अपने आप को कंट्रोल करते जाते हो। आपके अंदर उछाल, जो उछल्लूपना जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, साहित्यिक भाषा में, वो नहीं रह जाता है। फिर आप अपने आप को स्थापित करते चलते चले जाते हो, और आपका स्थापित इतना इतना अपने आप को स्थापित कर लेते हो कि किसी विशेष विषय से विषयांतर ही नहीं होते। इसके अलावा भावनात्मक और नैतिक विकास भी योग आपको दे देता है। भावनात्मक विकास क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ? ऐसा विकास जहां पे कुछ यदि दुख है, दौर्मनस्य है, द्वेष है, द्वंद्व है, तो आप इन सारी चीजों से अपने आप को अपलिफ्ट करा लेते हो। आप देखो योगा में जनरली क्या होता है कि योगा की कक्षा चल रही होती है, हमने ये महसूस किया है कि योग अध्यापक जो है वो किसी एक पे फोकस करता है तो दूसरी क्लाइंट बुरा मान जाती है। आपकी क्लास में भी ये होता होगा कि आप किसी एक क्लाइंट को बड़ा सपोर्ट करो तो दूसरा वाला बुरा मान जाता हो, क्या बात है कि सर उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे, है ना। अरे नहीं नहीं, सर की तो फेवरेट स्टूडेंट है, सर का तो वो फेवरेट स्टूडेंट है, सर उसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये क्या है? ये द्वेष है, ये द्वंद्व है। आपका आपके विरुद्ध द्वंद्व चल रहा है आपके मन में कि नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर द्वेष है कि अरे नहीं नहीं, वो मेरे से ज्यादा अच्छा आसन कर ले रहा है या कर ले रही है। ये बहुत नेचुरल चीज है, होना भी चाहिए, लेकिन हेल्दी। परंतु जब आप योग शिक्षक के गरिमा में आ जाते हैं, योग शिक्षण में आ जाते हैं, तो आपके अंदर ये ना ही द्वेष बचना चाहिए और ना ही ये द्वंद्व बचना चाहिए। अब आप सोच के देखो, योग के साधक और बाधक तत्वों की बात की जाती है ना, उनमें बाधक तत्वों में क्या है? समग्र विकास को धूमिल करने वाले तत्व जो है वो बाधक तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। साधक और बाधक तत्वों का वर्णन आप जान, बेसिक बताइए। साधक और बाधक तत्व क्या है योग में? सर 6 साधक तत्व हैं, 6 बाधक तत्व हैं। कहिए। अत्याह प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। ये बाधक तत्व हैं। बहुत बढ़िया, अद्भुत। और और 6 साधक तत्व हैं, उसमें से साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान और
चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, वेल वेल ट्राई, वेल ट्राई, वेल ट्राई। ऐसे ही सबको छोटे छोटे विषयों को लिखना होगा, है ना। छोटे छोटे विषय पतंजलि के हठ योग के साधक और बाधक तत्व हैं ये। पतंजलि का साधक बाधक तत्व क्या है, पतंजलि किस विषय पे बात करते हैं, कोई पतंजलि की बात बताएगा, थोड़ा बहुत वो यस सर, आइडिया। हाँ। इसमें नौ अंतराय हैं। हम्म, कहिए कहिए पूरा नाम उसका। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य हाँ, दुख दौर मनस्य और आलब्ध आलब्ध भूमिकत्व भूमिकत्व। तत्वानि, तत्वानि, और सर एक आलब्ध भूमिकत्व। और सर एक और है भूमि, अनि लास्ट याद नहीं आ तत्वानि, रहा है सर। तत्वानि चित्त यस सर। विक्षेपांतराया, भूमि यस सर। लब्ध तत्वानि चित्त विक्षेपांतराय। चलिए बहुत बढ़िया, वेल ट्राई, वेल ट्राई। अच्छा ठीक है। अब हमें ये समझना है, कहने का क्या मतलब हुआ, मैं क्यों ये आपसे पूछ रहा हूँ बेसिकली, कि हमें ये जानना है, ये समझना है कि हमारे साधक बाधक तत्व, हमारे चित्त विक्षेप के अंतराय जो हैं, है ना, हमारे हमारे योग को परेशान करने वाले जो तत्व हैं, ये समग्र विकास होने देंगे क्या। ये कभी समग्र विकास नहीं होने देने वाले। ये आपको हमेशा ही क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। समग्र विकास में यदि आपको जाना है तो आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से तत्व आपके लिए बाधक है। और धीरे धीरे जब आप इस बात को समझ जाएंगे, एक एक चीज को छोड़ना है हमें, क्या करना है योग साधना में, एक एक चीज का त्याग करना है। जैसे जैसे एक एक चीज त्याग करोगे आप, फिर आप धीरे 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 अपलिफ्ट होते हुए आगे बढ़ते चलते चले जाओगे। और ये आपके लिए योग एजुकेशन का ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा क्या है, सामाजिक सद्भाव। योग का अगला क्या है, वैल्यू एडिशन में क्या है, सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव का मतलब क्या है, हम उनके हैं वो हमारे हैं, है ना। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ये बहुत सिंपल मंत्र है। यानी हम ईश्वर के ईश्वर हमारे हैं। जब आप ये बात समझने लग जाओगे, जब आप ये समझने लग जाओगे कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का स्वरूप है, मैं तुम्हें देखने गया तुम मुझे कहाँ ना मिले, मैं उसमें देखा तुम वहां भी थे, मैं खुद में देखा तुम यहाँ भी थे, मैंने देखा अपने अंदर उसके अंदर सब जगह जब तुम ही तुम थे, तो फिर तुम कहाँ नहीं थे, और फिर मैं तुम्ही को ढूंढने के लिए तुम तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर क्या तुम थे। समझे। एक शायर ने एक ऐसा ही शेर लिखा है पूरा बढ़िया सा, कि मैं तुमको ढूंढने गया तुम कहाँ थे, हाँ मैं तुमको ढूंढ रहा था कि तुम मिले नहीं मुझे, और देखा तो तुम वही थे, उसी के अंदर तुम थे, फिर मैं उसके अंदर गया तो देखा तुम मेरे अंदर भी थे। अब दोनों में जब तुम ही थे तो तुम कहाँ नहीं थे, हर जगह तो तुम थे, है ना। सामाजिक सद्भाव का सबसे अच्छा स्वरूप यही है, जब आपको हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय चेतना दिखने लग जाए। आजकल क्या होता है, अहंकार जो है वो ईश्वरीय चेतना को प्रभावित कर देता है। कैसे प्रभावित करता है, आप जब जाते हो किसी को बोलते हो, लोगों को किस बात का अहंकार जानते हो, लोगों को इस बात का अहंकार है कि उनको अहंकार नहीं है। मेरे को अहंकार है क्या, अरे मैं कह रहा हूं कि मेरे को अहंकार नहीं है, आप तो मान ही नहीं रहे कि मेरे को अहंकार नहीं है। ये किस बात का सूचक है भाई, ये अहंकार होने का ही सूचक है कि आपको अहंकार नहीं है। ठीक है ना। तो ये सामाजिक सद्भाव बिगाड़ देता है। मैं कह रहा हूं ना कि मैं योगी हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं योगी हूं, मेरे को क्रोध नहीं आता। अरे भाई ये क्रोध का ही परिणाम है। ये परिणति किस चीज की है, ये क्रोध की परिणति है। तो आपको ये समझना होगा, सामाजिक सद्भाव में द्वंदात्मक सद्भाव ना हो, हमेशा जो है वो अद्वंदीय हो, यानी आपका सहयोगात्मक व्यवस्था में आप चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। आप अपने आप को काउंटर करा पाओगे तो ज्यादा बेटर है। अब हमारे यहाँ मेरे एक घर है मेरा, तो वहां पे बेचारे वो आज बुलाए हुए थे, मीटिंग वगैरह कर रहे थे, किस बात के लिए, कि नाली का पानी इधर क्यों बहता है, इधर क्यों नहीं बहता। अब आप सोचो कि मैं क्या इस चीज का वर्णन दूं, मैं बोलूं माता पृथ्वी का झुकाव ही उधर है भाई साहब, तो उधर जा रहा है पानी। अब इधर का पानी इधर, तुम नाली इधर कैसे बहा लोगे, क्योंकि 200 घरों का पानी इधर जाता है। सामाजिक सद्भाव ये कहता है किसी एक व्यक्ति के परेशान होने से पूरी की पूरी सोसाइटी परेशान हो जाती है। सोचो 150 लोगों की मीटिंग होती है और इसी बात पे एक व्यक्ति के कारण, कि नहीं नहीं तुम सभी का पानी हमारे दरवाजे से नहीं गुजर सकता, तुम्हें गुजारना तो उधर गुजरो, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है। सामाजिक सद्भाव की बहुत बेसिक परिणति थी। मैंने बोला देखो भैया 1.5 घंटे का समय मेरे पास है, तुम लोग तय कर नहीं पाओगे कि पानी किधर बहना है, तुम तय कर लो अपने हिसाब से, जिधर बहाना है उधर बहा लो, क्योंकि मैं तो योगी आदमी हूं, तुम इधर बहाओगे तो उधर बह जाएगा, उधर बहाओगे तो उधर बह जाएगा, पानी का क्या ही है, पानी तो बेचारा पानी है ना। तो आपको सामाजिक सद्भाव लेके आना होगा। और उन 150 घरों में 12 घर के लोग योग आचार्य ही है, यानी वो उन बेचारों को तो ये बात समझ में आती है कि नहीं नहीं, ये पानी जिधर बहता है उधर बहने, तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक। तो सामाजिक सद्भाव बड़ा जरूरी है। आज का समाज इतना व्यथित है, हर व्यक्ति परेशान है अपने द्वंद से। अब घर की परेशानी है अलग,
बाहर निकलता है, बाहर की परेशानी अलग है ना। सोसाइटी में जहां मैं रहता हूँ यहाँ पे कुत्ते को लेके हर दिन लड़ते रहते हैं सब। आधा आधी सोसाइटी जो है 4 ब्लॉक में यहाँ ऐसा है जो कहता है कि नहीं नहीं, कुत्ते होने चाहिए सोसाइटी में, उनका ध्यान कौन रखेगा। और 4 ब्लॉक ऐसा है जो बोलता है कि नारायण का नाम लो, कुत्ते अगर होंगे तो फिर कौन ध्यान देगा। डेली काट देते, लिफ्ट में वो काट देते किसी को, तो लिफ्ट कुत्ते नहीं होने चाहिए। अब इसमें अब बताओ मैं उसमें क्या क्या रोल लूं। मैं चुप रहता हूँ है ना, मध्यस्थ वाला भाव कि नहीं नहीं ठीक है। कुत्ते वाले पूछते कुत्ते होना चाहिए, जी सर होना चाहिए। कुत्ते वाले पूछते नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो जैसा वो वैसा है ना, इतना समझ नहीं, अब क्या करोगे। हमें तो समत्वम योग उच्चते पढ़ा दिया ना। कृष्ण ने क्या कहा कि भाई संभाव बने रहो, मध्यस्थ बने बने रहो, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मीनवाइल आपको क्या सीखना है वो है समग्रता। योग के अंदर समग्रता का विषय बहुत अन्योनाश्रित है और आपको समग्रता के ऊपर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा सांस्कृतिक संरक्षण अगला टॉपिक है। सांस्कृतिक संरक्षण, आप योग धारा को जब आप अपने अंदर सुनियोजित रूप से स्थापित करते हैं तो आपको दर्शनों के विषय में तो जरूर पता होना चाहिए। यदि आप दर्शन नहीं जानते, भाई योग क्या है, योग एक दर्शन है ना, राइट। अब एक दर्शन है तो बाकी के अन्य 5 दर्शन क्या है, उनके विषय में आप कितना समझते हैं, उनको आप जानते हैं नहीं जानते। यदि आप उनको नहीं जानते हैं तो योग दर्शन अच्छा है ये कैसे कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए मैं पूछूं वज्रेश्वरी से कि आप लंबी हैं कि छोटी हैं, बताइए। आप लंबी हैं या छोटी हैं, जनरल ल, वैसे हाइट से लंबी हूँ। नहीं, अब हाइट और से, अब हाइट से लंबी है। अब आपके सामने कोई 6 फीट 8 इंच का आदमी खड़ा हो जाए तो आप लंबी हैं, हाँ, गलत। नहीं। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं छोटी हूं। आपने जी। लंबे होने और छोटे होने का एवरेज कैसे तय किया। यही प्रश्न आपको बताता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से दार्शनिक स्वरूप में स्थापित करते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप समाज में किससे तुलना कर रहे हैं। आपकी तुलना क्या लक्ष्मी सर सिलेबस के किस टॉपिक पर को हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कल नहीं आई थी क्या लक्ष्मी जी आप चैट में, जानती हैं जब आदमी पढ़ा रहा होता है ना फ्लो में, तो चैट में अगर आप लिखते हैं तो पूरा फ्लो टूट जाता है ना, तो काम गड़बड़ हो जाता है। चैट बॉक्स में मत लिखा कीजिए, बोल लीजिए, ऐसे अनम्यूट कीजिए और उसको बोलिए कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। अब कल आई नहीं, एक हमारे यहाँ रामायण हो रही थी, दुबारी की रामायण बहुत फेमस है, मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। रामायण हो रही थी, वो बेचारा क्या हुआ कि पंडित सर जी कल मैं नहीं आ पाई थी। तो नहीं आई थी, तो उसी पे कहानी सुना रहा हूँ मैं आप पे ना, सुनिए तो। दर्शन तो दीजिए कम से कम, देखें हम आपको कि आप दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं। तो रामायण हो रही थी, पंडित जी रामायण कह रहे थे बेचारे। अब पंडित जी ने कहा कि ठीक है जी, रामायण हुई, पूरा सीता जी का हरण वगैरह हो गया। एक नया आदमी आया, 3 दिन बाकी थे रामायण में, बोला पंडित जी कल क्या हुआ था। तो बोले सीता का हरण हुआ। अरे सीता का हरण कैसे हो गया, सीता तो अभी पैदा ही हुई थी, क्योंकि वो परसों आया हुआ था। तो बोले कोई बात नहीं, मैं फिर से सुनाता हूँ। 8 दिन की रामायण, 8वें दिन भी सीता पैदा ही हो रही, क्योंकि जो भी आए वो यही पूछेगी अरे कल तो मैं आई नहीं था। तो सीता जी पैदा हो गई। हम लोग लक्ष्मी जी 8वें यूनिट का को हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नेट जेआरएफ की 8वीं 9वीं और 10वीं यूनिट बहुत सिंपल और बहुत तेज समाप्त होने वाली है, और वो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपके बस की बात है। नेट जेआरएफ की परीक्षा आपके बस की बात है। यूनिट 1 में योग की परिभाषाएं हैं, जिसको आप पढ़ पढ़ के आधे पागल हो चुके होंगे। और यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको वैसे ही पागल कर देगी, है ना। क्योंकि उसमें उपनिषद आता है, उपनिषद और पतंजलि आएंगे तो वो आपको ऐसे ही पागल कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको अंतिम दिनों में पागल करूं मैं, और उसके शुरुआती दिनों में आप जो है आसानी से शुरू करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि अरे ये नेट है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आसान है कि नहीं है अमर जी। बहुत आसान है ना। आप आसानी से पढ़ते चलते जाओगे, बोलोगे वाह ये है क्या, ये सब तो हम जानते हैं, बहुत आसान बात है। लेकिन ये 8वीं यूनिट है। 8वीं 9वीं यूनिट में आसन है, 10वीं यूनिट में थोड़ा बहुत और चीजें हैं। विश्वविद्यालयों का व्याख्यान है, कौन किस तरीके की व्यवस्था से पढ़ाता है, तो थोड़ा बहुत वो भी है 8वीं 9वीं 10वीं यूनिट में। ये इजी यूनिट्स है। इसके बाद यूनिट शुरू होगी जब तीसरी चौथी, तो वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। 5वीं 6वीं यूनिट आसान मानता हूं मैं, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है। एनाटॉमी, डाइट, है ना, साइकोलॉजी, ये सब वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से पार कर लिए जाते हैं। लेकिन जो दर्शन वाला सब्जेक्ट है, जिसमें प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा। तो ये 8वीं यूनिट है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे सांस्कृतिक संरक्षण की। मैं आपसे बता रहा था कि आपको ये तय करना होगा कि आप समाज के किस स्वरूप से अपनी तुलना कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति से आप तुलना करके अपने आप को संरक्षित कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी संस्कृति कौन सी है, आपकी कौन सी संस्कृति। सनातन संस्कृति से हिस्सा है वो रखते हो, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है कि नहीं। बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां थी जो अपनी त्रुटियों के कारण समाप्त हो गई, बहुत सारी संस्कृतियां थी,
है ना। ये बताओ, एथेंस नाम का कोई देश बचा हुआ है क्या अभी विश्व में? एथेंस बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, खत्म हो गया। ये वही एथेंस था जहाँ के प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान हुए थे। जो देश अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाया वो समाप्त हो गया। सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत जो है ग्रीस की कैपिटल है। फिर चैट बॉक्स में लिखिए आप। बोल बोल लिया करो भाई, है ना, बोल लिया करो। चलो मैं चैट बॉक्स को भी बंद कर देता हूँ, चैट बॉक्स में बात नहीं हो पाएगी। इनेबल वेटिंग रूम। चलिए मैं कल से चैट बॉक्स बंद करूंगा, आज तो आप कर लीजिए। चैट बॉक्स में मत लिखिए लक्ष्मी जी, कुछ कहना हो तो आप कह लीजिए सीधे तौर पे। बार बार ध्यान उधर चला जाता है कि क्या आया, मीटिंग समाप्त तो नहीं होने वाली है। फिर चैट बॉक्स में ही ओके सर भी लिख दिया आपने। भगवान। चलिए, ये अंतिम हिदायत है, इसके बाद मैं आपको रिमूव कर दूंगा अगर आपने चैट बॉक्स में कुछ भी लिखा तो। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी हूँ इन चीजों में, एक आदमी को पढ़ाऊंगा बड़े प्रेम से पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन अनुशासित व्यक्ति को नहीं। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट अगेन। तो मैं आपसे कह रहा था वाजरेश्वरी कि यदि आप लंबी हैं या आप छोटी हैं, इसके विषय में आपको ये तय करना होगा कि आप किस संस्कृति से अपनी तुलना कर रही हैं। योग शास्त्र अच्छा है या बुरा है? अब प्रश्न फिर से पूछता हूं मैं आपसे, बताओ, कॉमन सेंस लगा के देखो, योग शास्त्र अच्छा है या बहुत अच्छा है या बुरा है या कैसा है? आपके सामने क्या प्रश्न आएगा जानते हो? आपके सामने प्रश्न आएगा कि तुलना। आप तुरंत तुलना करोगे ना, अब प्रथम दृष्टया, क्योंकि वज्रेश्वरी ने जैसे उत्तर दिया, अगर आप ऐसे उत्तर देते तो आप उत्तर तुरंत दे देते कि नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया है, देते कि नहीं देते? लेकिन आपके सामने अब क्या स्थिति आ गई है? अब आपके सामने ये स्थिति आ गई है कि आप तुलना करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, आप जस्टिफाई करोगे कि किससे अच्छा है और किससे बुरा है। कौन सी संस्कृति से तुलना कर रहा हूं मैं, कौन से दर्शन से मैं तुलना कर रहा हूं। जब मैं चारवाक से तुलना करूंगा तो निश्चित रूप से आप एग्री नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, चारवाक के सामने तो योग ज्यादा बेहतर चीज है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूंगा कि सांख्य से तुलना करो, तो आप सांख्य से 24 पॉइंट तक सेम तुलना कर जाओगे। 24 पॉइंट, एक ही तत्व तो अलग है, सांख्य में ईश्वरीय तत्व नहीं है और योग में ईश्वरीय तत्व है, बस एक ही पॉइंट पे अलग है। यानी 98% जो सिमिलैरिटी सेम है आपके पास सांख्य के पास साथ में, ऐसे ही न्याय दर्शन में है, ऐसे ही अन्य दर्शनों में है। बौद्ध में जाके तुलना करो, आप बहुत सारी चीजें सेम पाओगे, क्योंकि बौद्धों ने तो आपसे बहुत सारी चीजें ली है। तो आप तुलनात्मक परिस्थिति में अच्छा या बुरा नहीं कह पाओगे, लेकिन एक विषय पे आप जरूर पहुंचोगे कि आप सांस्कृतिक, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर बना पाओगे। और वो तब बना पाओगे जब आप दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को समझोगे। राइट। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ, ये मेरी टी शर्ट जो है वो ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है? व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रांड्स? क्या है ब्रांड का मतलब? जिन लोगों ने वैल्यू ऐड किया ना, जिन लोगों ने एथिक्स बनाई, जिन्होंने ये तय किया कि नहीं नहीं, इसके अंदर यही कपड़ा लगेगा, इसके अंदर यही थ्रेड लगेगा, यही धागा लगेगा, यही इसी तरीके से प्रेस होगी और यही होगा, चाहे उसका दाम 1200 रुपए हो, चाहे उसका दाम 1800 रुपए हो, वी डोंट केयर, बिके तो बिके, नहीं बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसी वैल्यू पे चलेगा। जब उन लोगों ने वैल्यू बनाया, जब उन लोगों ने एक एथिक्स बनाई, तो धीरे 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 वो ब्रांड बनता चला गया। और फिर आप जाते हो और फिर ऐसा ही सामान खरीदते हो, ऐसी ब्रांडेड दुकानों के पास जाते हो और ऐसी चीजें खरीद के लाते हो। परंतु यही अगर आप किसी अन्य शॉप पे जाते हो, कोई नकली शॉप पे जाते हो, बोलते हो एक 200 रुपए वाली टी शर्ट दे दो, वो बोलता है ये लो 150 रुपए दे दो, आपको लगता है यार अच्छा है, 5 दिन पहनते हो और काम खराब हो जाता है। उन लोगों ने वैल्यू ऐड नहीं किया, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आपके साथ सिर्फ आपको एक अच्छा दृश्यमान प्रस्तुत किया, अच्छी दिखने वाली चीजें दी और आपने खरीद ली। ऐसे ही योग हुआ पड़ा है। आज के समय में योगाचार्य वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। आपको लगता है आप वैल्यू ऐड करके क्लास दे पाते हो क्या? आप वैल्यू एडिशन के साथ किसी को शिक्षित कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते हो। आप जाके देखिए इंस्टाग्राम में हर व्यक्ति एक वो वाला बनाते हैं सब, साइलेंट वाला जिसमें पीछे ऑडियो चल रहा होता है, आपको ये जानना है आइए आइए, ऐसे वाला। मैंने आज एक रील देखी, मेरे को इतनी हंसी आई, बोलते आपको पीसीओडी हटाने के 4 आसन किनारे किनारे लिख के आ रहा था, आइए आइए मैं आपको दिखा, 4 आसन किया और डाल दिया। मैंने बोला बताओ ये कितना गलत टर्म धीरे धीरे चल रहा है ना। उस पर व्यूज कितने, 60-70 हजार व्यूज है। तात्पर्य मेरा ये है कि 4 आसन करके पीसीओडी ठीक कर लो, फिर तो फिर माशाल्लाह ही सारी चीजें बेहतरीन नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। 4 आसन करके पीसीओडी ठीक कर लेगा क्या कोई? अब वो इंस्टाग्राम वाले बेचारे आपके चक्कर में, क्लाइंट सोचेगा जिसको पीसीओडी होगा, वो सोचेगा कि यार चलो इन्हीं 4 आसनों करते हैं, वो करते करते बूढ़ा हो जाएगा तब भी उसकी पीसीओडी नहीं ठीक होने वाली। हो जाएगी क्या 5 आसनों से, 10 आसनों से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, डाइट चाहिए होती है ना, मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है, सोच चाहिए होती है, तब जाके वो ठीक हो पाता है। आपके सामने एक वैल्यू एडिशन नाम की चीज बहुत बड़े रूप में खड़ी है। इसके अलावा क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन।
आज के योग शिक्षण में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, अनुशासित नहीं है। हम अपने अनुशासन को तोड़ते रहते हैं लगातार। अथ योग अनुशासनम से ही शुरू होता है पूरा योग शास्त्र, और हम क्या करते हैं, उसी अनुशासन को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और उसी के कारण से योग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्थान योग अध्यापक नहीं कर पाता। ज्यादा से ज्यादा उसकी एक सीमा निर्धारित है। अधिकतर आप 1 लाख योग टीचरों को उठा के देख लो, एक नहीं 1 लाख योग टीचरों को। अब आप 1 लाख योग टीचरों को उठा के देखोगे ना, तो आपके सामने क्या दिखाई देगा? आपको दिखेगा तो उनमें से 5 या 10 या 50 ही ऐसे हैं जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांजिट कर पाते हैं। नहीं तो अधिकतर लोगों का लेवल एक ही जैसा है, समतुल्यता है, नॉलेज लेवल अलग अलग है, लेकिन उनसे वो उनके पास जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके पास जो आ रहा है वो लगभग लगभग सबके पास सेम आ रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे युवा शिक्षकों को जानता हूँ जिन लोगों ने एमए नहीं किया है, जो लोग सिर्फ 3 महीने या 2 महीने का डिप्लोमा किए हैं, 200 घंटे की पढ़ाई किए हैं, वो आपसे, जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है उससे बेहतर कमाई कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है फिर भी वो ठन गोपाल है, रोड पे घूम रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 200 घंटे वाले ने अपने अंदर एक अनुशासन बनाया, एक डिसिप्लिन बनाई, और वो धीरे धीरे ऊपर उठते चले गए। और वहीं जो 200 घंटे वाला नहीं था, जो 6 महीने वाला था, जो 1 साल वाला था, 5 साल वाला था, उसने वो चीज नहीं कर पाया। उसको लगा कि नहीं नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और फिर उसके चक्कर में अहंकार ने जन्म लिया और वो अपने वैल्यू को कंटिन्यू नहीं कर पाया, डिसिप्लिन तोड़ा, और डिसिप्लिन के टूटते ही वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? दया करुणा, ये भी बहुत जरूरी है। आपने ये पढ़ा होगा ना, करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, इसके विषय में जानते हो कि नहीं जानते? जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो मैं इसके विषय में और बताऊंगा। योगियों का कुछ गुण होता है, ठीक है? हर योगी जो है वो व्यक्तिगत गुणों से लैस होता है, हर व्यक्ति के अंदर वो गुण आता चलता चला जाता है। ये माना जाता है कि योगियों के पास जानवर जीव जंतु स्वतः ही चलते चले आते हैं। उनको इस बात का आभास होता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अहितकारी नहीं है, इसलिए दयावान बनने की कोशिश कीजिए। आज के योग शिक्षकों के सामने बड़ा चैलेंज है। वो जिन देशों में रहते हैं, चीन में, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, इन देशों में क्या करते हैं? वो काटते मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी और खा जाते हैं सब। हाँ, क्या कि हम तो दक्षिण भारतीय हैं। अब बंगाली आदमी ये बोलता है कि भैया हमारे यहाँ की तो संस्कृति है ना। जो ये मिथिला के ब्राह्मण हैं ये भी ये बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, हम यदि खाएंगे नहीं मछली तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारा तो पूरा का पूरा आहार ही है। लेकिन आपकी संस्कृति को किसने विकृत किसने किया, ये भी तो जानना बड़ा जरूरी है। क्यों राणा जी, है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई मिथिला का आदमी है और वो बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो मछली खाते, दरभंगा का आदमी है वो बोले हमारे यहाँ मछली खाते, बंगाली आदमी बोले हम तो मछली खाते, विवेकानंद भी खाते थे, इस चक्कर में तो परेशान हो जाएगा। है कि नहीं? आपके अंदर दया नाम की चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी संस्कृति से पुरानी संस्कृति योग है। आपकी संस्कृति में विकृति स्वाभाविक है, परंतु योग में विकृति हो ये अस्वाभाविक है। योग अविकृत नहीं हो सकता। आप विकृत हो सकते हो, आपकी संस्कृति विकृत हो सकती है, परंतु योग भी विकृत होने लगे तो ये संभव नहीं माना जा सकता। तो ये कुछ मूल्य आधारित शिक्षा की भूमिका थी जिसके विषय में हमें जानना चाहिए। अब इसके अलावा क्या है, हम और क्या कर सकते हैं? आपका अगला टॉपिक जो है नेट जेआरएफ में आता है, आदर्श योग शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं। आदर्श योग शिक्षक की मूलभूत विशेषताएं क्या होती है, इसके विषय में हम लोग बहुत क्विकली लिखेंगे। आदर्श योग शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहला क्या है? वो है योग का ज्ञान होना, योग का नॉलेज होना, योग की शिक्षा प्राप्त करना, योग के विषय में अध्ययनरत रहना, है ना। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ शिक्षा प्राप्त की और भूल के चले आए, ये नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे जो संगीत वाले होते हैं वो चाहे कितने भी पारंगत हो जाएं, वो प्रतिदिन क्या करते हैं? सुबह सुबह, रात को, दोपहर में एक बार अभ्यास जरूर कर लेते हैं, सुर जरूर लगा लेते हैं, आ करके गा जरूर लेते हैं। गाना नहीं गाते वो, है ना, वो अरिजीत सिंह का गाना नहीं गाते हैं, वो सिर्फ गले को तैयार करते हैं, आ ऐसे कर करके वो अपना अपना गाना तैयार करते रहते हैं। वो गाना ऐसा थोड़ी कि वो गाना गाते हैं, गाने वाले दिन जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तब वो अपना गाना गाते हैं। गाते कि नहीं गाते? ये तो सारा खेल उनका मतलब अपनी कोडवर्ड में हो जाता है। ऐसे योग शिक्षकों को चाहिए, योग शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अपना योग कम से कम कोडवर्ड में ट्राई करते रहे। अब कोडवर्ड क्या है? आपका कोडवर्ड है क्लाइंट की क्लास। आप अपने क्लाइंट की क्लास में जाइए और उसको बोलिए तुमको पता है तुमको सत्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में लिखा है, अष्टांग योग में यम आता है, उधर लिखा है कि सत्य बोलना चाहिए, इसलिए तुमको बोलना चाहिए।
इसमें अब क्लाइंट तो समझेगा कि अरे वाह गुरुजी ने सही बात बताई, लेकिन आपने क्या किया, इनडायरेक्ट अभ्यास कर लिया। आपने क्या किया, अपना गला जो है साफ कर लिया कोड वर्ड में। क्लाइंट के सामने गए और आपने अष्टांग योग का एक सूत्र बोला, संस्कृत में बोल दिया। अब ये बताओ, मैं तुमको पढ़ाते पढ़ाते 50 संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोलूं तो तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा कि अरे गुरुजी तो बहुत अच्छे आता है, लेकिन अगर मुझे कुल 50 ही आता हो तो क्या हो, है कि नहीं। बड़ी बात है कि अगर मान लो आप किसी क्लाइंट के घर में गए और आपने बोला कि सर आपके गर्दन में दर्द है, तो बोलेगा हाँ सर सर्वाइकल है। अब उसको सर्वाइकल कैसे पता चला, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब सर्वाइकल में पेन है आपके, इसका मतलब है, तो सुन लिया कि सर्वाइकल है। लेकिन अब आपको बुलाया कि सर्वाइकल ठीक करो, आपका क्या धर्म बनता है कि सर्वाइकल की 4 एसोसिएट मसल्स का नाम याद करो और पहुंच जाओ और बोलो सर्वाइकल नहीं है सर। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो नर्व, यहाँ पे जो मसल्स है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये क्या है कि आपके लोअर ट्रेपेजियस के चक्कर में स्ट्रेच डाउन कर रही है, लिहाजा मैंडिबल उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इस कारण से सर्वाइकल के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना है, संभावित है। उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा अरे बाप रे बाप गुरु जी तो बड़े विख्यात आदमी है, बड़े ज्ञाता आदमी है। आपने क्या किया, आपको भी 4 ही पता है, 5वां नहीं पता। अगर वही डॉक्टर निकल जाए बोले सर ये क्या बोला रहे हो इसके बगल में, सर ये स्टर्नोक्लीड है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर, आप बोलोगे आप क्या करेंगे, है ना। लेकिन कम से कम 4 का तो नाम याद किया। गहन योग शिक्षा अभ्यास से और गहन होती चलती चली जाती है, और बड़े योगियों के सहयोग से भी बहुत तेज होती है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक अच्छे लोगों का सहयोग। सारे देखो, एक भारतीय लोगों की एक सबसे परेशानी वाली बात क्या जानते हो, भारतीय लोग जो होते हैं वो कानों में यानी अंधों में काना राजा है। अगर आप किस 4-10 अंधे हैं तो आप उनके बीच में अगर काने हो तो आप अपने आप को सफल मानते हो, ठीक है। तो काना राजा मत बनो, जितने हो सब आंख वालों के बीच में काना राजा बनो। इसका क्या लाभ होगा जानते हो, इसका लाभ ये होगा कि कम से कम आपको पता रहेगा कि यार गड़बड़ हो गया काम, समझे, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई है मेरे से। तो आपको क्या करना होगा कि अच्छे लोगों की संगति ढूंढनी होगी। जितने अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोगों के साथ चलते हुए आप अच्छाई बाय डिफॉल्ट प्राप्त कर लेंगे। गहन योग होना चाहिए, उसके अलावा नैतिक होना चाहिए। योग शिक्षक का एक गुण है नैतिक, बहुत वर्च्यूफुल होना चाहिए। वर्च्यू के विषय में अरस्तु का बहुत बड़ा सिद्धांत है, थियरी ऑफ वर्च्यूनेस आप पढ़िएगा, प्लेटो और अरस्तु ने दुनिया भर का वर्च्यू से संबंधित सिद्धांत दिया है। उसी में आइडियल किंग का सिद्धांत भी आता है, एक आदर्श राजा कैसा हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका किसी से संपर्क ना हो, जिसे ये ना पता हो कि उसका माता पिता कौन है, जिसे ये ना पता हो कि उसकी संपत्ति कितनी है, उसे संपत्ति की कोई आवश्यकता ना हो, मृत्यु के उपरांत उसे राजकीय राजकीय शोक के साथ विदा ना किया जाए, इत्यादि इत्यादि। प्लेटो ने बहुत सारा सिद्धांत दिया। एक वर्च्यूफुल आदमी कैसा होना चाहिए। और योग वाले क्या ढूंढते हैं, योग वाले ढूंढते हैं कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन हेलीकॉप्टर में मेरी मृत्यु हो, है ना, मैं मिल जाऊं तो मेरे नाम से राजकीय सम्मान जो है वो किया जाए, योगा में पद्म श्री पद्म विभूषण और भारत रत्न मुझे मिल जाए, है तो फिर क्या ही का योगा। नहीं भाई, आपके अंदर नैतिकता बची नहीं। और सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, सरकार ने भी सम्मान देना शुरू कर दिया। अरे आपके सम्मान को रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है। योगी आदमी नहीं, योग के 2 लोग हैं, योगा ट्रेनर सम्मानित हो जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। योगी को किस बात के सम्मान और अपमान की अपेक्षा भाई, योगी राजा से सम्मान प्राप्त करेगा क्या, राजा से कभी राजशाही सम्मान उसको चाहिए ही नहीं, योग के लोगों को चाहिए ही नहीं होगा, तो आप तो उसका नाम ही गलत रखते हैं। तो तात्पर्य फिर अगेन वही है, वर्च्यू बनाइए, एक ऐसा वर्च्यू बनाइए, कोशिश कीजिए। योगी क्या होता है, नैतिक व्यक्ति होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, योगी के अंदर करुणा बहुत जबरदस्त होती है। करुणा, करुणा विहीन व्यक्ति योगी हो ही नहीं सकता। यदि आप योगी होना चाहते हैं तो आपके अंदर नंबर 1 गुण होना चाहिए करुणा। करुणा के बिना आप कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर यदि दया नहीं है ना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें ऐसी शक्ति देना कि जो 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 हमारे अंदर दयाशीलता का गुण लेके आए। एक राजा था, बैठा हुआ था, एक कबूतर उड़ते हुए आया, उसके हाथ पे बैठा एक बाज आया, बोला मेरे को कबूतर दे दो, तो बोला नहीं 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 मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दयावान हूँ और मेरा धर्म ये है कि मेरे मेरे जो है ये राजसभा में आया है और मेरे से इसने सहायता मांगी है। तो बाज ने कहा कि तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। अब क्या करे, राजा ने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ खाओ, अपना पेट भरो और जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तो इसको मेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपके साथ ऐसा होगा तो क्या, आपकी क्लास किसी और टीचर को दे दी जाती है तो आप भड़क जाते हो। आपका क्लाइंट किसी और को बुला लेता है टीचर को और आपको फोन करके बोलता है कि नहीं नहीं सर कल से आप मत आना, मैंने कोई दूसरा टीचर बुला लिया है। तो आपको लगता है कि हाँ, वो इतना महान है क्या, इतना बड़ा ज्ञाता है क्या, मैं देखता हूँ कौन है।
है ना। ये सारी चीजें, तो आप क्या दयावान बनोगे? हाँ, कैसे बनोगे? कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो दयावान बनने का सबसे बड़ा गुण आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि आप दयावान बनो। ठीक है, जो आपके हिस्से का है वो आपका है, जो आपके हिस्से का नहीं है वो आपका नहीं है। ये भी एक योगा टीचर का वर्च्यू होता है। इसके अलावा धैर्य होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अब आपको मान लीजिए मैं ये वीडियो लेक्चर को अपलोड करूं यूट्यूब पे, और आप में से 200 लोग देखें और 200 लोग व्यूज हो और उसमें से 4 लोग लाइक करें, है ना। तो सोचो, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार इतना 1 घंटे चिल्लाओ भी इन सबों के लिए, और इन सबों से एक बटन दबानी थी वो नहीं दबी। तो मैं सोचूंगा बैठ, मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा, भागो यहाँ से, अब नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे अंदर क्या भावना आएगी, तुम सोच के देखो, तो है ना। अगर मैं धैर्यवान नहीं रहूंगा, अधैर्य रहूंगा, तो मैं तुमसे बीच में 20 बार बोलूंगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? कभी सुना योगाचार्यों से बोलते हुए? नहीं नहीं नहीं। आपको करना है स्वयं करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ, मेरे को उससे क्या लेना है। तुम्हारा कार्य है पढ़ना, पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। सीधा सीधा हिसाब किताब है, राइट। आपको क्या करना है ये आपका वर्च्यू है, मेरे को क्या करना है वो मेरा वर्च्यू है। हमारे गुरुजी इतने गुस्से में रहते थे कभी। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, जब भी ऊर्जा आती है ना तो लोग गुस्सा बहुत होते हैं। आप देखो ये जो थे आपके कृष्ण के मतलब यमुना नदी के बराबर में उनका आश्रम है, दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि जो थे वो हमेशा गर्म ही रहते। उनका गुस्से का स्रोत ही था, उनको हमेशा कोई भी बात हो तो क्रोधित हो जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी इतनी मत कैसे, किसी को श्राप देते थे। परशुराम को क्या था, परशुराम को बड़ा क्रोध था, बहुत ज्यादा क्रोधवान थे, उनको भी बड़ा गुस्सा आता था। उनके गुरु जी कश्यप ऋषि, उनको भी बड़ा क्रोध आता था। अगस्त्य ऋषि, उनको भी बड़ा क्रोध आता था। तो जो आदमी वर्च्यू बनाता है ना, उसको अपने ऊपर स्वतः ही उसकी ऊर्जा उसको गुस्से के कारक के स्वरूप में प्रेषित कर देती है। अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आया, उठाए इसी अपने अंगूठे में और मिला के पी गए समुद्र, बोले अभी तुम्हें समाप्त करता हूं। राम जी को भी गुस्सा आ गया था, आपको ये बात पता कि नहीं? राम जी को गुस्सा आया, बोले जला दी जड़ा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। बिना प्रेम गुस्से के तो प्रेम हो ही नहीं सकता। ए लक्ष्मण ले आओ मेरा तीर, मार के अभी समुद्र को सुखा दूंगा। 3 दिन से इससे पूजा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, दे ही नहीं रहा है। समुद्र देवता हाथ जोड़ के कांपते हुए खड़े, बोले महाराज आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी गुस्सा ही नहीं होते थे। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? सुंदरकांड के अंतिम श्लोकों में है ये, आप पढ़िएगा, सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे। वो बोले कि ना ना ना, तुमसे 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, शंकर भगवान की पूजा करके आया, फिर भी रास्ता नहीं दे रहा है मेरे को, क्या सोचेगा मैं अभी सुखाता हूँ तुमको। लक्ष्मण जी को ये यह मत लक्ष्मण के मन भावा, लक्ष्मण जी को ये बात बहुत अच्छी लगी, बोले वाह वाह वाह, ये तो राम जी अपने डिपार्टमेंट में आ गए, गुस्से वाले में आ गए, है ना। तो अपने को क्या है, वर्च्यू जब आप बनाते हैं, जब आपकी ऊर्जा बनती है, तो आप अपने आप को एक सकारात्मक शैली में बनाते हैं। और उस सकारात्मकता में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रोधित बनी, परंतु आपके अंदर सहनशीलता का गुण बाय डिफॉल्ट आता है। ये बात याद रखिए। अगर आप योगी नहीं है, इसके इतर आप कुछ भी हैं, तो आपके अंदर सहनशीलता नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप योगी हैं तो आप धीरज बनाएंगे, धैर्य बनाएंगे। राम 3 दिन में व्यतीत हो उठते हैं, शायद वो राम योगी होते तो 300 दिनों तक भी व्यतीत नहीं होते, वो रिक्वेस्ट कर रहे होते। हर वो व्यक्ति जिसने योग की परंपरा को धारित किया, वो कोशिश किया है कि धैर्यवान बना रहे, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत अभ्यास होना चाहिए, मानसिक रूप से सचेत होना चाहिए योगी, आध्यात्मिकता भी उसके अंदर होनी चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति, अब राम को ही ले लो, तो राम का चरित्र ये कहता है कि शिव की आराधना के बिना वो रावण के पास नहीं गए। राम आध्यात्मिक थे, रावण ने बोला कि भाई मेरे पास कोई वो है नहीं, राम ने बोला कि मेरे पास कोई पंडित नहीं है, तो रावण भी अपने आप को आध्यात्मिक बोला, वो भी योगी था। रावण बोला चलो मैं आता हूँ। रावण स्वयं आया अपने विरोधी के पास, बोला चलो मैं तुम्हारी पूजा कराई देता हूँ, है ना। अब ऐसा होगा क्या, मेरी तुमसे लड़ाई हो रही है और मैं तुम्हारे पास जाऊं कि देखो तुम भगवान की पूजा करो, उनसे शक्ति लेके मुझे मार देना? ये हो पाएगा? लेकिन सोचो कितना वर्च्यूफुल आदमी था कि नहीं, अपने धर्म का निर्वहन उसने किया। उसने बताया, राम ने भी उसकी बात कही। जब राम ने उनका वध किया तो लक्ष्मण उनके पास जाके बोले, लक्ष्मण से, लक्ष्मण वो मर रहा है, रावण जी मर रहे हैं, जाइए आप उनके पास और बैठ के उनसे ज्ञान ले लीजिए सारा। तो रावण के पास ही जाके बैठ गए और सारी चीजें पूछने लगे। रावण कुछ बोले ही ना। अब लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया, गए वापस राम जी के पास, बोले बड़ा अहंकारी आदमी है, मरने वाला है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो राम जी ने कहा कि तुम जाके पूछे क्या? बोले मैं ये बातें पूछा उनके कान के पास। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यदि पूछना था तो तुम जाओ और रावण के पैरों के पास बैठो, और पैर के पास बैठ के पूछना, रावण जरूर बताएंगे। और रावण मर रहा था लेकिन उसने वो ज्ञान दिया जब लक्ष्मण उसके पैरों के पास जाके बैठे।
धीरज रखना चाहिए। लक्ष्मण सहनशील नहीं थे, लक्ष्मण के पास धीरज की कमी थी, इसके चक्कर में उनको कई बार भोगना पड़ा। वो तो अच्छा हो कि हनुमान जी थे, नहीं तो उनका तो हर हर महादेव हो ही जाना था एक ही बार में। लेकिन वो बेचारे हनुमान जी थे, वो तोड़ ताड़ के ले आए सब समुद्र, कहाँ कहाँ से वैद्य सुषेण थे जिन्होंने इसके विषय में बताया। और वो पर्वत भी महान थे जो उठ के स्वयं चले आए, नहीं तो पर्वत किसी के बस में जाते हैं क्या? पर्वत को कोई ले आता क्या? हनुमान जी ने बोला कि अगर मुझे 3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर नहीं मिला तो मैं पूरी पृथ्वी तहस नहस कर दूंगा, है ना। उन्होंने हनुमान जी का भी प्रण था, अब हनुमान जी को भेजा तो भेज, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज भूल भूल जाता है आदमी, वो है धीरज नहीं था। लक्ष्मण जी बिना मतलब जोश में आ जाते थे, बोलते मार पीट के खत्म कर दूंगा, है ना। इंद्रजीत चला आज, इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, अब इंद्रजीत उसका नाम ही था कि वो इंद्रजीत, इंद्र को भी जीत रखा है, तो आप तो लक्ष्मण ठहरे, है कि नहीं। हनुमान जी ने भी बोला था चल भाई बांध लेके चल मेरे को, चला ब्रह्मसार माने ही महिमा मिटाई अपार। जैसे ही ब्रह्मास्त्र मारा तो उसने हनुमान जी ने भी सोचा कि अगर मैं ब्रह्मपास को तोड़ दिया तो महिमा मिटाई अपार, उसका तो महिमा ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक योगी व्यक्ति आपके रामायण में, आपके महाभारत में, आपकी गीता में, आपके जितने भी शास्त्र हैं कहानियों से भरे हुए, उन सारे शास्त्रों में आप देखिए योगी व्यक्ति धीरज रखता है। पंच पंच पांडवों में आप देखिए युधिष्ठिर क्या थे, पूरी तरीके से धैर्यवान थे। और भीम क्या थे, उनको बार बार इस बात का अहंकार रहता था कि मार पीट के खत्म कर दूंगा, है ना, अभी मारूंगा, अभी फाड़ दूंगा इसको बीच में से। एक को फाड़ भी दिया था बेचारे को, बीच ही में से निकाल दिया, उसका काम खराब कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, आप योग के हो तो आपके अंदर, एक योगी के अंदर क्या होना चाहिए, धीरज का गुण होना चाहिए। इसके अलावा प्रेरणादायक व्यक्तित्व होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। योग का व्यक्ति सिर्फ योगा मतलब ट्रेनर नहीं होता, योग शिक्षक नहीं होता, योग का आचार्य होता है। आचार्य का क्या मतलब होता है, आचरण करने योग्य। अब आप अपने नाम के सामने आचार्य लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कौन जानता है। और आपको आपके विषय में बेहतर जानना है तो 4 दिनों तक अकेले रह के देखिए, आप अपने आप को बेहतर जान जाएंगे कि आप कौन है। अकेले में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में होता है। किसी को डर था कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा था कि ईश्वर देख रहा है कि नहीं। तो अब आप देखो कि आप इसमें से कौन हो, समझे। किसी को डर था कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा था कि ईश्वर देख रहा है। तो अब आपको तो डर था कि ईश्वर देख रहा है, ऐसे वाले योगाचार्य हो, या आपको भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है ना। तो अगर आपको भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है तो अच्छा ही होगा आपके साथ में। कितने बुरे हो ये आपसे बेहतर कौन जानता है। तो आप अपनी बुराइयों को जानो, आप अपने बुराइयों के विषय में लिखो। हम लोग का जब सेशनल टेस्ट होता था तो ये लिखवाया जाता था, एक बुराई छोड़े। अब बुराई छोड़ने के चक्कर में आदमी ये सोचता था कि बुराई लिखे क्या, क्योंकि अपनी बुराई तो दिखती नहीं। क्या बुराई लिखते थे, आपने क्या लिखा है, डीएसपी वाले लिखते होंगे, अर्चना लिखी होगी, अमर राणा लिखे होंगे, है ना। बुराई कभी लिखा है उसमें, लिखते हैं ना जब वो शांति कुंज में जाते होंगे साधना वगैरह करने, वहां लिखवाते हैं एक बुराई छोड़े। अब क्या लिखा था तुमने बुराई में, बताओ। चलो मान लीजिए मैं किससे पूछूं, मैं इनसे पूछता हूँ, प्रज्वल जी से पूछता हूँ। प्रज्वल बताइए, आपसे पूछूं मैं, एक बुराई छोड़िए तो क्या बुराई छोड़ेंगे आप, बोलो। सुबह सुबह अलार्म स्नूज, स्नोज करना। हाँ स्नूज कर रहे हैं, बता, हाँ। है ना? तो स्नूज कर रहे हैं बुराई। अब इनके हिसाब से बुराई का आलम ये है कि अलार्म छोड़ के आलस्य है। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि आलस्य। आलस्य के विषय में कहा जाता है कि आलस्य नाम मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपु। शरीर का सबसे महान और सुंदर और विभूषित करने वाला कोई दुश्मन है तो वो आलस्य ही। तो प्रज्वल जी आलस्य को ही बुला देते हैं। स्नूज करने का मतलब आप आलस्य को आमंत्रित कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे आलस्य एक शब्द में अगर बोला जाए तो आलस्य हो गया, है ना। ऐसे हर व्यक्ति का अपना होता है कि अपना, आपकी अपनी एक बुराई है, आप उस बुराई को देखिए। और उस बुराई पे एक और कहावत कही जाती है कि जिस बुराई को आप बुराई नहीं मानते असल में वही बुराई बुराई है ना। जिस चीज को आप मानते ही नहीं कि अरे ये कोई बुराई है, तो वही सबसे बड़ी बुराई है। ठीक है, तो अपने बुराइयों का त्याग करना भी बड़ा जरूरी होता है। ये हो गया। इसके अलावा एक चीज होती है योगियों का जो अंतिम गुण है, वो है आजन्म सीखने की प्रवृत्ति। योग शिक्षकों को चाहिए कि वो सीखता रहे, छात्र बना रहे। गुरु बनने का प्रयास मत करना कि हम फलाने गुरु हैं, है ना, और अपना चेला गलती से मत बनाने लग जाना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। आपको एक चीज सीखना चाहिए, वो है सीखने की प्रवृत्ति। आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि आप सीखते रहेंगे, छात्र बने रहेंगे, तो आपका जीवन ज्यादा सफल होगा। अब आगे क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा में योग की क्या भूमिका है ना। ये लिख लीजिए, मूल्य आधारित शिक्षा में, वैल्यू एडिशन एजुकेशन में योग की क्या भूमिका है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपका सिलेबस है। तो ऐसे गोला बना के और ऐसे तीर बना लो फटाफट, 4-5 तीर बना लो। इसको क्या बोलते हैं, एमए में पढ़ाया जाता है ना,
एजुकेशन में बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जिसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो एक गोला बनाओ, उसमें लिखो योग की भूमिका, नैतिक शिक्षण में योग की भूमिका, या मूल्य आधारित वैल्यू एडिशन में योग की भूमिका। सबसे पहला क्या है? जीवन शैली। जीवन शैली, उत्कृष्ट जीवन शैली लिखिए। उत्कृष्ट जीवन शैली, उत्कृष्ट जीवन शैली। मानसिक सशक्तिकरण, मेंटल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण। समाज सेवा, समाज सेवा। डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन। सकारात्मक जीवन शैली, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक जीवन शैली। नेतृत्व का विकास, नेतृत्व का विकास। एक योग शिक्षक यदि चाहे तो बड़े से बड़े आईएसओ के ग्रुप के सामने भी अगर जाए, चाहे वो गधा हो, चाहे 50 बार यूपीएससी की परीक्षा फेल किया हो, लेकिन यदि वो आईएसओ के सामने जाता है तो गुरुजी ही तो बन जाता है बाय डिफॉल्ट। बन जाता है कि नहीं बन जाता? बताओ, मान लीजिए प्रज्वल जी आप योगा डे पे योगा कराने जा रहे हो और पता लगे सामने जो है 10 जिले के डीएम बैठे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी को टॉप ही क्यों ना किया हो। कुर्सी पे तो आप ही बैठोगे, है कि नहीं? और जो आप कहोगे वो वही फॉलो करेंगे। तो आपके अंदर एक उत्कृष्टता आई कि नहीं आई? बाय डिफॉल्ट आप उत्कृष्ट हो गए और आप फिर लीडर बन गए, एक अच्छे लीडर बने जो एक व्यक्ति को लीड कर रहा है एक दिशा में, और बहुत हद तक आप लीड कर सकते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, डर के मारे, भय के कारण, बेइज्जती के कारण, सोसाइटी के कारण, पत्नी के कारण, पति के कारण, और तमाम तरीके का XYZ कारण होता है, आप लोग बाखूबी जानते हैं, है ना? लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? उसको कौन बचाएगा? योगाचार्य बताएगा। वो पढ़ाई में तो टॉपर था, बहुत अच्छा था, उसने यूपीएससी क्वालिफाई किया, 700 जिले के लोगों को हराया, तब जाके वो 1000 लोगों में सिलेक्ट हुआ, 1000 में से भी 100 के लेवल पे आया और पास किया। लेकिन वो खुद से हार गया। अपने विरुद्ध कैसे? एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध वो नहीं लड़ पाया, हार गया, वो मर गया, उसने आत्महत्या कर ली। अब वो प्रेत योनि में घूमेगा, 1000 साल तक घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना? आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्या करता है? 1000 साल तक अपने उसी, जितनी लाइफ उसकी बची रहती है उतने में 100 का गुणा हो जाता है। मान लो आपकी आयु जो है, तंत्र शास्त्र ये कहता है कि आपकी आयु 50 साल है और आपके अंदर 20 साल और बचा हुआ था, 20 साल बचा हुआ था आपके जीवन का, 70 में आप नेचुरली मरने वाले थे, तो 20 साल में 100 का गुणा कर लो, 200 साल तक प्रेत योनि में बन के घूमोगे। अब अगर मान लो 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली और आपकी उम्र 80 साल थी, तो 80 इंटू 100, 800 साल। ठीक है ना? इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, सबसे सिंपल कॉज है। नहीं तो प्रेत योनि में भी बन के घूमे करोगे। ठीक है? अब अलग बात है कि अच्छे प्रेत बनोगे कि बुरे प्रेत बनोगे, वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ, चलिए आगे। अगला टॉपिक क्या है? मानव समाज में योग की भूमिका। मानव समाज निर्माण में योग की भूमिका। मानव समाज निर्माण में ये सब टॉपिक आपका है, सिलेबस उठा के पढ़ना, सब दिखेगा आपको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। योग की क्या भूमिका है समाज निर्माण में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कराता है। सतत विकास का मतलब ऐसा कि आपकी पीढ़ी भी आनंद ले पाए और बिना कुछ प्रभावित किए अगली पीढ़ी भी उसका आनंद ले पाए। योग ऐसा थोड़ी है कि आप एक्सप्लोरेट थोड़ी करता है किसी चीज को, बोलता है क्या कि पानी निकाल के जमीन का सारा बर्बाद कर दो और अगले अगले जन्म में फिर तुम्हारा बेटा होगा तो पानी के लिए तरसेगा। ऐसा तो करता नहीं है योग। ये वाटर पार्क वाले क्या करते हैं? पानी का पानी निकालते हैं और बर्बाद कर देते हैं। स्विमिंग पूल वाले क्या करते हैं? पानी निकालते हैं जमीन से, डालते हैं, 4-5 दिन आदमी नहाता है, फिर बोलते हैं ओहो हो ये तो बेकार हो गया, इसको फेंक दो। अब उस पानी को फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो पानी बर्बाद, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। आप क्या करते हो? आप योग सिखाते हो, आप प्राणायाम सिखाते हो, वो सस्टेनेबल है। समाज निर्माण में सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा दुर्व्यसन से मुक्ति कराते हैं आप। योग शिक्षक कोशिश करता है कि नकारात्मक कृत्यों से, जैसे दारू, जुआ, शराब और इत्यादि इत्यादि चीजों से लोगों को मुक्त कराता है, दुर्व्यसनों से मुक्त कराता है। योग शिक्षक नैतिक विकास कराता है। योग शिक्षक कोशिश करता है कि समाज जो है वो उत्थान की तरफ जाए, पतन की तरफ ना जाए। इसके अलावा क्या कराता है योग? शांति और अहिंसा की भावना डेवलप कराता है ना? समाज निर्माण में शांति डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल है। शांति के लिए पूरा विश्व बोलता है ना, शांति शांति शांति। हम लोग भी बोलते हैं, हर क्लास के बाद बोलते हैं शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं प्राप्नुयात्। श्रद्धां मेधामेषां प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्वायु रोग्यमा मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
अंत में आके हम क्या बोलते थे? शांति। हमारा एक मंत्र ऐसा भी है, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गोम शांति, माने छोड़ो भारत पृथ्वी और ये सब, अंतरिक्ष में भी शांति कराते हैं हम लोग, है कि नहीं है? तो अंतरिक्ष तक शांति की अपेक्षा कर लेते हैं कि हे ईश्वर, हो सुन रहे हो मेरी बात, तो अंतरिक्ष भी ओम देव शांति, देव को भी शांति करो, अंतरिक्ष को शांति, है ना, अंतरिक्ष को भी शांत करो, पूरा मंत्र है अच्छा सा। इसके अलावा क्या है योग शिक्षक का, और क्या इसमें प्रवृत्ति क्या आती है? मानसिक समरसता बढ़ाने पे प्रयास करता है, मानसिक सोशल डेवलपमेंट के अलावा मेंटल डेवलपमेंट में भी कार्य करता है, मानसिक समरसता बढ़ाता है। ठीक है। अब एक एक इसमें है कि फोर फोल्ड पॉलिसी आती है आपके आपके सिलेबस में, एक है इसमें फोर फोल्ड कॉन्शियसनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर फोल्ड कॉन्शियसनेस, सिविक सेंस, पैट्रियोटिक अर्ज, सर्विस जील एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये है ना, रुको देख, हाँ यही है। सिलेबस तो आपको अपना याद हो जाना चाहिए, आपका सिलेबस है, क्या क्या है सिलेबस में, लिखो मैं बताता हूँ। फोर फोल्ड कॉन्शियसनेस, सिविक सेंस, पैट्रियोटिक अर्ज, सर्विस जील एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो बताता हूँ क्या है। सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिक चेतना। फोर फोल्ड कॉन्शियसनेस क्या है? नागरिक चेतना, लोगों के अंदर चेतना जागृति करना, लोगों को ये जागृत करना कि अबे बेवकूफ तुम पिज्जा खा के मर जाओगे, है ना, ये भी जागृति का हिस्सा है। एक दूसरे दोस्तों को रील भेजना ऐसी वाली, इसको भी छोटा मोटा चेतना माना जाएगा, है ना। ठीक है ना, अच्छी रील्स भेजना, ये भी चेतना का ही कारक माना जाएगा। तो यदि आप रील वील भेजते हैं किसी को तो अच्छा कार्य करते हैं। ठीक। इसके अलावा डर पैदा करना, हेल्दी डर पैदा करना, कोई हार्ट अटैक से मर गया तो उसको डाउनलोड करके स्टेटस पे लगा लेना भी नागरिक चेतना का पर्याय है। ठीक है ना कि आप बताते रहे कम से कम लोगों को कि भाई साहब यदि आपने विकृति की, नकारात्मकता की, ये सिविक सेंस, हाउ यू आर डेवलपिंग सोशल सोशल सिविकल सिविकल डेवलपमेंट आई कैन से, सिविक्स से संबंधित, सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित, व्हाट यू आर डेवलपिंग दैट इज कॉल्ड सिविक सेंस, राइट। एक ही सिविक सेंस आ गया। इसके अलावा क्या है? पैट्रियोटिक अर्ज, देशभक्ति अगर आप जागृत करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योगा, इसको कहा जा सकता है। योग को क्या चाहिए? योग के अंदर एकता की भावना आती है ना, आप कोशिश करते हो कि सबको समरस भाव में लेके चलो। योगी का एक ये बहुत बड़ा होता है कार्य कि वो पैट्रियोटिक अर्ज करे। पैट्रियोटिक अर्ज का मतलब एक समरसता बनाने का प्रयास करे। नेट का बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है ये बात याद रखिएगा कि पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा दे रहा है। व्हाट इज नेशनलिज्म, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीयता क्या है, आपका राष्ट्रवाद क्या है, वो आपको समझना होगा। राष्ट्रवाद हर व्यक्ति का अलग है। जितने भी योगी हुए हैं, आप रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद पढ़ना। चलो होमवर्क देता हूँ, होमवर्क है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद और अरविंदो घोष के राष्ट्रवाद में अंतर निकालिएगा आप। ठीक है ना। अरविंद घोष वो भी योगी थे और रविंद्रनाथ टैगोर वो भी योगी थे। उन दोनों के राष्ट्रवाद की परिभाषा और परिकल्पना पे अंतर, डिफरेंस निकालिएगा, क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस था। राष्ट्रवादी होना चाहिए कुल मिला को, सकारात्मक राष्ट्रवादी होना चाहिए। इसके अलावा सर्विस जील क्या होता है? जील का मतलब होती है भावना, सेवा भावना, कितनी आपके अंदर सेवा भावना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, हर योग शिक्षक के अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कार्य रहा। अब योगा इन एजुकेशन इसी के साथ समाप्त होता है। एक टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब इसके आगे आपके इसमें क्या कहते हैं सिलेबस के अंदर और टॉपिक है योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड योगा फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कल हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट को समाप्त करेंगे, परसों पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समाप्त करेंगे। यूनिट 8। जय हिंद जय भारत, इसी के साथ। ठीक है, एक बार यूनिट 8 को डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसी पे पूरा टॉपिक रहने वाला है। थोड़ा बहुत आपको इसके बाद अंत में मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप सॉल्व करना। आई एम डैम श्योर कि यदि यूनिट 8 से क्वेश्चन आया तो आप उसको में 100 में से 90 मार्क्स तो एग्रीगेट कर ही लोगे। अब बिल्कुल ही टेढ़ा मेरा प्रश्न है तो अलग बात है। करेक्ट। चलिए, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा इसलिए अब शांति पाठ करते हैं। बहुत बहुत समय दे गया बेचारा, ये सुबह से चल ही रहा है। आइए शांति पाठ करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। ओम विश्वानिदेव सर्वतीर्थानि परासु यद् भद्रं तन्यासु। ओम शांति 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 सर्व अरिष्ट सुशांति भवतु। चलिए, आप सभी से किस समय सहयोग के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग प्रोफेसर बने, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।